कंपनी में मीटिंग चल रही थी और मैं तो बोर्डम से लिटरली मर ही रहा था। तो मैंने अपनी ऑनलाइन प्यार वाली पार्टनर को एक मैसेज भेज दिया, जान, आज रात मैं तुम्हें एक काले वाले स्ट्रैपी ड्रेस में देखना चाहता हूँ, मुझे एक फ़ोटो भेजोगी? लेकिन अगले ही सेकंड वही मैसेज मीटिंग हॉल की जाइंट स्क्रीन पर चमकने लगा। वही मैसेज जो मैंने अभी अभी भेजा था, और ऊपर से कॉन्टैक्ट नेम भी पति के नाम से सेव था। मेरी ऑनलाइन प्यार वाली पार्टनर से मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। हम दोनों ने कभी फेस वाली फ़ोटो नहीं भेजी थी, पर केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि जल्द ही रिलेशन भी कंफर्म हो गया था। मैं हमेशा उससे छोटी मोटी क्यूट डिमांड्स करता रहता था और थोड़ा सा बोल्ड होकर उससे कुछ रिवीलिंग फ़ोटोज़ भी मांग ली थी। जब उसने पहली बार मुझे हाफ बॉडी फ़ोटो भेजी, मैं लिटरली शॉक में फ्रीज हो गया। क्या ड्रीम लाइक बॉडी थी, खासकर वो लंबी, स्लिम और कंपटीशन लेवल की लेग्स। ओए देखा तूने, ये मैसेज तो किसी ने हमारे प्रेसिडेंट को भेजा है, स्ट्रैपी ब्लैक ड्रेस वाला। अरे जागना, पहले वाला मैसेज देख, ये तो साल का सबसे बड़ा गॉसिप है। उस टाइम मैं प्योर शॉक वाली हालत में बैठा था। लोगों को लगा मैं बोर्डम में सो गया हूँ और उन्होंने मुझे सिर उठाने को कहा। जैसे ही मैंने सिर उठाया, सामने सीधे प्रेसिडेंट की नज़र से नज़र मिली। उसकी ठंडी दूर वाली नज़र देखकर मैंने एक ज़बरदस्ती की मुस्कान दी और फिर सिर नीचे कर लिया। प्रेसिडेंट की निगरानी में माहौल धीरे धीरे शांत हुआ। मैं सिर झुकाकर बैठा था और दिल लिटरली धड़ धड़ कर रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, ठीक है, आज रात जब मैं घर पहुंचूंगी तो पहन लूंगी, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करेंगे। ये कोल्ड और सीरियस नेचर वाली प्रेसिडेंट अंदर से इतनी फ्लर्टी और बोल्ड निकलेगी, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मीटिंग खत्म हुई और मैं सीधा वॉशरूम भाग गया। जान, जवाब क्यों नहीं दे रहे? नाराज़ हो क्या कि मैंने टाइम पर रिप्लाई नहीं किया? क्या मैं तुम्हें कंपेंसेट करूं? मेरे पास ढेरों अनरीड मैसेज पड़े थे, सब उसी ऑनलाइन पार्टनर के। उसे लग रहा था कि मैं किसी गुस्से में रिप्लाई नहीं कर रहा। उसे क्या पता कि मैं डर के मारे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक एक फ़ोटो आई, ब्लैक में स्टॉकिंग्स वाली, और ये वही स्टॉकिंग्स थी जो आज सुबह फीमेल प्रेसिडेंट मीटिंग में पहने हुई थी। हील्स का मॉडल भी सेम, मतलब ये फ़ोटो उसी की थी। ओए चेंसे, सपने देखना बंद कर, प्रेसिडेंट मैडम बुला रही हैं, अब टाइमिंग देखो किसकी परफेक्ट है। मैं फ़ोन कसकर पकड़ते हुए उसके ऑफिस में गया, बिल्कुल ऑकवर्ड होकर खड़ा हो गया। सारी ऑनलाइन रोमांस वाली फैंटेसी उसी पल टूट गई। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका एम्प्लॉई हूँ, तो सबसे पहले वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। वो कंप्यूटर पर कुछ कर रही थी, जबकि मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप वाइब्रेट हो रहा था। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर मुझे एक कोल्ड वाली डिस्कस नज़र से देखा। सॉरी मैडम, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अभी साइलेंट कर देता हूँ। 20 मिनट तक माहौल भारी बना रहा। फिर प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी से उठी, चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट थी। मीटिंग में तुम बिना एनर्जी बैठे थे, ध्यान नहीं था, और पिछले महीने के प्रोजेक्ट में तुमने बड़ा एरर किया। इस कंपनी में लेजी एम्प्लॉयज़ नहीं चलते। मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई, लगा आज तो नौकरी खत्म। सॉरी मैडम, घर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉमिस करता हूँ ये दोबारा नहीं होगा। असल में कल रात मैं इसी औरत से फ़ोन पर इतना इमोशनल टॉक कर रहा था कि ठीक से नींद ही नहीं ली। अगर फिर गलती हुई तो दरवाज़ा वहीं है। उसने इशारा किया और मैं बाहर निकल आया। एम्प्लॉयज़ के वॉशरूम में जाकर मैंने लंबी सांस ली, फिर उसके भेजे 20 से 30 अनरेड मैसेज देखे और तुरंत फ़ोन साइलेंट कर दिया। जान प्लीज़ कुछ तो बोलो, आज बहुत स्ट्रेस है। उस यूजलेस एम्प्लॉय ने पूरे पिछले महीने का प्रोजेक्ट रूइन कर दिया। कंपनी को कितना नुकसान हुआ, ये पढ़कर मैं लिटरली पत्थर बन गया। वो यूजलेस एम्प्लॉय मैं नहीं था, मैं तो अभी अभी फीमेल बॉस से डांट खाकर आया था और सोच रहा था कि वो मेरे बारे में बोल रही है। थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए मैंने उसे मैसेज भेजा, तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करना चाहिए, शायद उनका सैलरी बढ़ा दो, ज़्यादा लॉयल रहेंगे। मैंने मुस्कुराकर मैसेज भेजा, इमेजिन करते हुए कि अगले महीने सैलरी में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा होगा। लेकिन रिप्लाई आया, तुम्हारे बॉस कौन सी कंपनी में है, मैं उससे बात करूँगी, हाउ डेयर शी स्कॉल्स यू। मैंने लंबा साह लिया। इसे तो सिर्फ डांट वाला हिस्सा समझ आया, सैलरी वाला तो पढ़ा ही नहीं। खैर, जो होगा देखा जाएगा। शाम को सब चले गए और मैं अकेला ऑफिस में बैठकर वही प्रोजेक्ट ठीक करने लगा। कम से कम रियल लाइफ में फीमेल प्रेसिडेंट के सामने पूरी तरह यूजलेस दिखना तो नहीं चाहता था। और अगर कभी मैं कंपनी में शाइन कर गया और प्रेसिडेंट रियल लाइफ में मुझ पर फिदा हो गई, उसकी परफेक्ट बॉडी को सोचकर मैं खुद ही धीरे से हंस पड़ा। काम खत्म होने के बाद तुम अकेले हंस क्यों रहे हो? पीछे से एक ठंडी सी आवाज़ आई। मेरी रीढ़ में ऐसी सिहरन दौड़ी जैसे बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक चल पड़ा हो। प्रेसिडेंट अभी तक गई नहीं थी, वो बस थोड़ा और मेहनत करना चाहता था। आखिर पिछले महीने वाले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई थी और मैं उसे कंपेंसेट करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट ने कुछ नहीं कहा और चली गई। उसकी जाती हुई फिगर को देखकर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जान, तुम काम से निकल गई क्या? मैं डिनर कर लूँ? मैंने प्रेसिडेंट को ही मैसेज भेज दिया। जवाब तुरंत आया, अभी अभी कंपनी से निकली हूँ, खाने जा रही हूँ, गुड बॉय।
ऑफिस की उस ठंडी सीरियस लड़की का यह सॉफ्ट वाला टोन सुनकर मैं जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया। हाँ, वेरी गुड, मैंने जवाब दिया। मैंने एक सेल्फी भेजी, सिर्फ होंठ दिखाए, ध्यान रखा कि कंपनी यूनिफॉर्म ना दिख जाए। तुम बहुत बैड हो। हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर कब मिलेंगे? अचानक प्रेसिडेंट ने यह मैसेज भेजा और मैं लिटरली चुप हो गया। अभी टाइम नहीं आया, अभी हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, मैंने टालने के लिए लिखा। तुम बहुत बैड हो। क्या मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ नहीं दिखा दिया? ये देखकर मैं मोमेंटरीली ब्लैंक हो गया। वह मिलने के टॉपिक पर ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मैं आराम से ऑफिस में बैठकर प्रोजेक्ट इम्प्रूव करता रहा और उसी के साथ चैट भी करता रहा। ये फीलिंग सच में अजीब लेकिन एक्साइटिंग थी। तभी अचानक प्रेसिडेंट भागते हुए वापस ऑफिस आई और बिना एक शब्द बोले अपने कैबिन में घुस गई। जान, सॉरी, मैं ऑफिस में ही वो स्ट्रैपी वाला ड्रेस भूल गई थी और ब्लैक नहीं मिला, सिर्फ पर्पल मिला। लाइक करके बताओ। एक फ़ोटो आई। मैंने झूम किया और लिटरली मेरी नाक से खून गिरने जैसा चारके वाला सेंसेशन आया। ये ड्रेस तो ड्रेस नहीं था, बस कुछ स्ट्रैप्स थे जो सिर्फ ज़रूरी जगहें कवर कर रहे थे। बाकी नो कमेंट्स। मैंने अपना दिमाग झटका। मैं अभी ऑफिस में हूँ, बाहर एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं। आज रात फ़ोन पर बात नहीं कर पाऊंगी और ये ओवर टाइम बहुत अनोइंग है। ये पढ़कर मैं चिढ़ गया। दोनों रोल्स मैं ही निभा रहा था और खुद को ही दो तरह से ट्रीट कर रहा था। मेरे दिमाग में एक नॉटी आइडिया आया और मैंने मुस्कुराते हुए लिखा, याद है ना, तुमने कहा था कि मैं जो कहूँगी वही करोगी। ये रही पहली ऑर्डर। स्ट्रैपी ड्रेस पहनकर ऊपर जैकेट डालो और अपने एम्प्लॉय को डिनर पर लेकर जाओ। मैंने मैसेज भेजकर तुरंत फ़ोन छुपा लिया, लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट में लिटरली कांप रहा था। ये रोल प्ले जैसा ही होगा। पता नहीं, उस एम्प्लॉय को मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। अगर उसने देख लिया तो? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें कुछ एक्साइटिंग चाहिए। नहीं चाहिए तो रहने दो। मुझे पहले से पता था कि प्रेसिडेंट में थोड़ी ओबीडियंस वाली टेंडेंसी है और ये जानकर कि मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ही प्रेसिडेंट है, एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई। ठीक है, समझ गई, नाराज़ मत हो। मैंने कंप्यूटर बंद किया। कुछ देर बाद पूरी ऑफिस बिल्कुल शांत हो गई। मैंने कान लगाकर प्रेसिडेंट के कैबिन से आती हल्की सी आवाज़ें सुनी। दिल चाहता था अंदर भाग जाऊं, पर खुद को रोक लिया। सब शांत हुआ तो मैं कैजुअली उठकर ऐसे बिहेव करने लगा जैसे मैं घर जा रहा हूँ। तभी प्रेसिडेंट अपने कैबिन से निकली। मेरी नज़र उसके कोट पर पड़ी और कोट के नीचे क्या था, ये सोचकर मैं लिटरली एक्साइटेड हो गया। मैडम, मेरा काम पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। रुको, उसने मुझे आवाज़ दी। मैंने इनोसेंट सा फेस बनाया। देर हो गई है और मैंने खाना नहीं खाया, मेरे साथ डिनर चलो। उसने जैसे दांत भींच कर ये कहा। मैंने एक्टिंग करते हुए तुरंत मना किया। नहीं मैडम, ये आपकी बहुत बड़ी काइंडनेस है, मैंने बस ओवर टाइम किया है। मैं कैसे अलाउ करूं कि आप पे करें? मैं तो घर जाकर कुछ खा लूँगा। ड्रामा बंद करो। अगर मेरे साथ नहीं आए तो कल ऑफिस मत आना। ये बोलकर वो चली गई। कोई चांस ही नहीं छोड़ा। डिंग, फ़ोन पर मैसेज आया। जान, अपने एम्प्लॉय को क्या खाना ले जाऊं? मैंने कभी किसी को डिनर पर इनवाइट नहीं किया। उसे आगे चलते देख इतना क्यूट बिहेव करते हुए मुझे हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। अपने एम्प्लॉई से पूछ लो, दूसरों की राय सुनना भी इम्पोर्टेंट होता है। हम नीचे पार्किंग गए, मैं उसकी कार में बैठा और हम निकल पड़े। मैडम, डिनर के लिए बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि मैं और मेहनत करूँगा। और व्हाट डू यू वांट टू ईट? उसने इतना कोल्ड होकर मुझे बीच में ही काट दिया। मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। ऑनलाइन वाला मैं उसे इतना पसंद है और रियल लाइफ में मैं उसके शूज़ बांधने लायक भी नहीं। फिर मुझे शरारत सूझी। हॉटपॉट चले? इस मौसम में थोड़ा पसीना निकालो, फिर नहाओ, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। हॉटपॉट? उसने हिचकते हुए रिपीट किया। मैंने और उकसाया, या फिर कोई सस्ता हॉटपॉट ढूंढ ले, शायद वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो। यह सुनकर प्रेसिडेंट ने शार्पली मेरी तरफ देखा, फिर अचानक एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। पूरे रास्ते वो चुप रही। उसका पोकर फेस बता रहा था कि मैंने उसे प्रोवोके कर दिया है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। इतना क्यों दिखाती हो कोल्डनेस और सुपीरियोरिटी? ठहरो, मेरी छोटी छोटी प्यार वाली मिशन सब शुरू हुई है। मेरे बताने पर हम थोड़ी देर में पास ही वाले एक पॉपुलर हॉटपॉट रेस्टोरेंट पहुंच गए। कार से उतरते ही मैडम प्रेसिडेंट ने देखा कि रेस्टोरेंट पूरा खचाखच भरा हुआ है और हवा में गर्म गर्म सूप की खुशबू फैली हुई थी। वो दरवाजे पर ही रुक गई, थोड़ी हिचकिचाते हुए। मैं तो सीधा अंदर चला गया, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। खिड़की के पास एक टेबल पकड़ी और बैठ गया। मेन्यू उठाया और ऑन ऑर्डर देने लगा। 10 मिनट बाद मैडम प्रेसिडेंट धीरे धीरे चलते हुए अंदर आई और मेरे सामने बैठ गई। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं। जेफ, यहाँ अंदर इतना गर्म है, अपनी जैकेट उतार नहीं लोगी? यूल फील बेटर, मैंने कहा और बोलते बोलते अपनी वर्क जैकेट उतारकर हाफ स्लीव टी शर्ट में बैठ गया। प्रेसिडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे तीखी नज़र से देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी टी शर्ट देखी, वो एकदम अटक सी गई।
मैंने उनका अजीब सा एक्सप्रेशन देखा तो नीचे देखा और मेरी जान ही निकल गई। ये वही टी शर्ट थी जो मैंने उस दिन उनकी साथ वाली वीडियो कॉल में पहनी थी। सब कुछ खुलने वाला था। कुछ नहीं, प्रेसिडेंट ने बिल्कुल कोल्ड टोन में कहा और अपना फ़ोन देखने लगी। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, हनी, मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉय तुम्हारे जैसी ही टी शर्ट पहनता है, बट यू आर स्टिल द मोस्ट हैंडसम। ये पढ़कर मैं सूखा पड़ गया। प्यार में इंसान लिटरली अपनी बुद्धि खिड़की से बाहर फेंक देता है। मैंने हिम्मत करके भेज दिया, डोंट यू थिंक ही लुक्स अ बिट लाइक मी? इम्पॉसिबल। मेरे लिए मेरा स्काई सबसे परफेक्ट है। कोई भी वही कपड़े पहन ले तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। हम दोनों सामने बैठे थे, लेकिन बात करने की बजाय अपने अपने फ़ोन घूर रहे थे। वेटर भी हमें अजीब आंखों से देख रहा था। मुझे खुद थोड़ी शर्म आ रही थी। मैं पानी पी रहा था तभी उनका एक मैसेज आया और मैंने सीधा पानी उड़ा दिया, जोर से खांसते हुए। प्रेसिडेंट ने ऊपर देखा और मैंने तुरंत माफ़ी मांगी। ये लड़का दिनों दिन ज़्यादा बोल्ड होता जा रहा है और रेस्टोरेंट में भी ऐसे मैसेजेस भेज रहा है। डेफिनेटली वही टाइप है। इसी बीच खाने की चीज़ें आ गईं। मैंने फ़ोन रख दिया और पूरी जान लगाकर खाने में टूट पड़ा। प्रेसिडेंट ने भी फ़ोन रखकर खाना शुरू किया, शायद क्योंकि उनकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड जवाब नहीं दे रही थी। धीरे धीरे रेस्टोरेंट गर्म होने लगा। मैं तो टी शर्ट में ही पसीना बहा रहा था। सोचो प्रेसिडेंट कितनी पसीने में होंगी अपनी हैवी जैकेट में। मैं थोड़ी देर बाहर हवा लेने जा रही हूँ, तुम खाना जारी रखो, उन्होंने अचानक कहा और बाहर चली गई। कांच के पार मैंने देखा कि वो ठंडी हवा लेने के लिए जैकेट हिला हिला कर खुद को हवा कर रही थी। तभी कुछ बदमाश टाइप के लड़के वहां आ गए और उन्हें घेर लिया। प्रेसिडेंट उनसे भिड़ गई, बिल्कुल भी डरी नहीं। मैं तुरंत दौड़कर बाहर पहुंचा। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने चिल्लाया। ध्यान से सुनो, अगर मेरी मैडम को एक बाल भी छुआ, कसम से जिंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। मैडम प्रेसिडेंट ने मुझे गुस्से से देखा, पर मैंने भी उतने कॉन्फिडेंस से नज़र वापस की। मैं तुमको बचा रहा हूँ और तुम उल्टा देख रही हो। बोलते बोलते मैंने उनके पीछे जाकर एक हल्की सी थपकी पीछे मारी। सुन लो ठीक से, हम जो प्रोटेक्ट करते हैं वो सिर्फ हमारा होता है। दिमाग लगाओ और अपनी नाक ऐसी जगह मत डालो, वरना आज ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या मिसिंग होने वाला है। तीनों गुंडे मुझ पर टूट पड़े। मैंने प्रेसिडेंट को पीछे धकेला, एक के हाथ को पकड़ा और जोर से मोड़ दिया। उसकी चिल्लाहट पूरी सड़क में गूंज गई। कोई भी आगे बढ़ा तो इसका हाथ तोड़ दूंगा, समझे? आखिर वो तीनों डर कर भाग गए। मैं प्रेसिडेंट की तरफ मुस्कुराते हुए मुड़ा। देखा, अगर मैं नहीं होता तो आज मुश्किल में पड़ जाती। लगता नहीं कि मुझे सैलरी बढ़नी चाहिए। मैं मूड में था और मज़े से उनका कंधा पकड़ने ही वाला था कि अचानक पूरी दुनिया घूम गई। होश आया तो मैं ज़मीन पर दबा हुआ था। प्रेसिडेंट मुझ पर थी और उन्होंने मुझे एक परफेक्ट लॉक में जकड़ रखा था। ओए ओए, आह, ये क्या है? एक हाथ फंसा हुआ था, दूसरा ज़मीन पर पिट रहा था। तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है? पहले क्यों नहीं बताया? ये सब गलत फहमी है। और तुमने मुझे पीछे से क्यों मारा था? प्रेसिडेंट गर्जी। इमरजेंसी थी। वो तीन थे और एटीट्यूड भी खराब था, बस तुम्हें काम करने के लिए। उन्होंने मेरी बात सुने बिना पकड़ और कस दी। छोड़ो प्लीज़, दर्द हो रहा है। मैं हिलना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। ये फीलिंग बहुत इरिटेटिंग थी। याद रखो, तुम सिर्फ एक एम्प्लॉई हो, लाइन में रहो, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। मैं जवाब देने वाला ही था कि अचानक समझ आया हम किस ऑकवर्ड पोजीशन में थे और मेरी नज़र कहाँ गिर रही थी। मैडम, आपको पर्पल पसंद है? मेरी जुबान, मेरी दुश्मन। देख तो लिया था, लेकिन कह देना क्या ज़रूरी था। आधे घंटे बाद मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचा। बायां हाथ पूरा प्लास्टर में और गले में स्लिंग। हालत लिटरली दयनीय। देख रहे हो, इस इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से आपकी कंपनी का सबसे अच्छा एम्प्लॉई अब काम नहीं कर सकता। तो फिर कल तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम फायर हो। वो ऐसा कह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक छोटा सा गिल्ट साफ दिख रहा था। मैं उसकी तरफ अपनी बेस्ट स्माइल के साथ बढ़ा और बोला, सुना है तुम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छी हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इतनी ईजिली निकाल दोगी। और ऊपर से आज रात मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो मेडलिंग था। किसी ने नहीं बुलाया था तुमको वहाँ। वो उठी और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बढ़ गई। मैं बस उसकी जाती हुई पीठ को देखकर हल्की सी मुस्कान दबा गया। एग्जैक्टली वही रिएक्शन जिसकी मुझे उम्मीद थी। जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला, प्रेसिडेंट, मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के मैसेजेस ऑलरेडी पड़े थे। बेबी सॉरी, टुनाइट मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी, यहाँ कुछ काम अटक गया है। व्हाट हैपेंड? मैंने अपने बंधे हुए हाथ को देखते हुए हंसकर रिप्लाई किया, कुछ नहीं, कंपनी के एक प्रोजेक्ट का इशू है। आज रात बहुत बिजी रहूँगा। डोंट वेट फॉर मी, नेक्स्ट टाइम कॉम्पनसेट कर दूंगा। ये लड़कियाँ भी ना खुद को कितना मासूम समझती हैं। मेरा हाथ टूटा है, उसका जिक्र तक नहीं। प्रोजेक्ट? हाँ ठीक है, चलो इस बार माफ़ किया। पता नहीं कब, लेकिन प्रेसिडेंट अचानक मेरे सामने खड़ी थी। किस बात पर हंस रहे हो?
मुझे इतनी बेशर्मी से मुस्कुराते देख उसकी शक्ल और खराब हो गई। मैंने तुरंत मुस्कान मिटाई और सिर हिलाया। कहाँ रहते हो? मैं छोड़ देती हूँ। पेड सिक लीव मिल रही है तुम्हें। जब हाथ ठीक हो जाए वापस काम पर आ जाना। वो बिना मुझे कुछ कहने का मौका दिए कार की तरफ चली गई। मैं मजबूरन उसके पीछे चल पड़ा। एड्रेस दो। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि आज सच में मेरे से बात करने का मूड नहीं है। शायद इसलिए भी इरिटेटेड थी क्योंकि मेरी वजह से वो आज रात अपनी ऑनलाइन लवर से प्रॉपरली चैट नहीं कर पाई। मैंने जेब में हाथ डालकर अपना फ़ोन ढूंढा और फिर दुखी सा चेहरा बनाकर बोला, लॉस्ट हो गया शायद फाइट में, या जब तुम मतलब मेरे ऊपर थी। बस इतना सुनते ही प्रेसिडेंट का चेहरा लाल टमाटर बन गया। उसने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा जैसे अभी गला दबा देगी। अगर ये बात फिर कभी मेरी सामने कही तो उस फ्रैक्चर को मैं 1000 पीसेज में बदल दूंगी, समझे? मैंने झटके में सिर हिलाया। वो कुछ सेकंड सोचती रही, फिर बोली, चलो तुम्हें एक होटल में छोड़ देती हूँ, रिकवर हो जाओगे, फिर निकल जाना। नहीं नहीं, मेरा हाथ दुख रहा है। होटल में अकेला क्या करूँगा? कौन केयर करेगा? सारी रात तुम्हारी हेल्प की और अब होटल में फेंक दोगी? अनफेयर है मेरे साथ। जैसे ही मैंने थोड़ा इमोशनल ड्रामा डाला वो थक कर बोली, ठीक है, आज रात मेरे घर चलो, कल लॉकर मास्टर बुलाऊंगी, तुम्हारी टूट चुकी डोर ठीक करवा दूंगी और फिर तुम निकल जाना और कोई प्रॉब्लम मत देना। फाइनली पूरी तरह घर में रहने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन कम से कम उसका घर देख तो पाऊंगा। शायद पूरी कंपनी में मैं पहला आदमी हूँ जिसे यह मौका मिला। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ड्राइव कर रही थी और मैं आराम से को पायलट सीट पर लेटा था। कुछ देर बाद हम एक लग्जूरियस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। अंदर घुसते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। रात में भी पूरा एरिया किसी रॉयल विला जैसा लग रहा था। नेचर से भरा, एक्सपेंसिव वाइब्स। मैं तो लिटरली शॉक में था। प्रेसिडेंट अपनी सेम डेड सीरियस मुंह वाली एक्सप्रेशन के साथ आई और मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगी। उसे शायद शर्म लग रही थी कि बाहर वाले लोग क्या सोचेंगे। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स धीरे धीरे गॉसिप कर रहे थे। अरे वो आइस क्वीन वाली प्रेसिडेंट ना, पहली बार किसी लड़के को लेकर आई है। उम्र वाली औरतें कंपेनियन ढूंढती हैं, लेकिन ये लड़का थोड़ा क्रिंग लगता है। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि लोग क्या बोल रहे हैं। मैं तो बस खींचा जा रहा था। इमारत के नीचे पहुंचकर प्रेसिडेंट ने एक लंबा सांस छोड़ा। शुक्र है कोई जान पहचान वाला नहीं दिखा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब भी मेरा हाथ पकड़े हुए है। मैं मासूमियत से बोला, अरे रिलैक्स, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मुझ पर फ़ायदा उठा रही हो। वो ठहर गई। अगर गिल्ट ना होता ना, मुझे सच में सड़क पर ही छोड़ देती। उसने चाबी निकाली और मेरा दिल धक। फाइनली उसके घर का असली इंटीरियर देखने का मोमेंट। जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की मैं लिटरली फ्रीज हो गया। कौन सोच सकता था कि उसका घर इतना एम्प्टी होगा। पूरी जगह मिनिमलिस्ट, ब्लैक एंड वाइट। कोई डेकोरेशन नहीं, कोई प्लांट नहीं, बस ज़रूरी फर्नीचर और बस। तुम्हारा कमरा फर्स्ट फ्लोर में बाईं तरफ है, बाथरूम भी वहीं है। आज रात वहीं सोना, किसी गलत जगह मत जाना। अगर ऊपर घूमते मिले पुलिस बुला लूंगी। इतना कहकर वो ऊपर वाले बाथरूम में चली गई। पानी की आवाज़ आने लगी। मैं अकेला रहा, सोफा पर बैठकर उसके घर को ऑब्जर्व करते हुए। सच में वो आइस क्वीन वाली वाइब उसके घर में भी थी। साइलेंट, क्लीन, इमोशनलेस, डिसिप्लिन्ड। एक लड़की के लिए तो नॉर्मल है कि यहाँ वहाँ कुछ डेकोरेटिव चीज़ें हों। उसी पल मुझे उसके लिए हल्की सी सॉफ्टनेस महसूस हुई। रियल लाइफ में वो एक कंपनी की प्रेसिडेंट थी। उसे हर चीज़ पर कंट्रोल रखना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट पर वो एक वल्नरेबल सी लड़की थी जो मुझे अपनी रोज़ की चिंताएं बताती थी। उस समय मैंने एक फ़ैसला लिया, मैं ये बदलूंगा। मैं उस असली लड़की को बाहर आने दूंगा, वो जो जिंदा, खुशमिजाज और हल्की शय है। मेरा पेट बिना दया किए ज़ोर से गड़गड़ाया। हम हॉट पॉट खाने गए थे और सारी चीज़ों के बीच मैं अब तक कुछ खाया ही नहीं था। मैं उठकर कुछ खाने का सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं देखना चाहता था कि मेरी ऑनलाइन पार्टनर कैसे खाना बनाती, इसलिए मैंने भूख सह ली और वेट करने लगा कि वो नहाकर बाहर आए। 1 घंटे बाद, जब मैं लिटरली बेहोशी के बॉर्डर लाइन पर था, प्रेसिडेंट आखिरकार बाहर आई। उसने मुझे सोफे पर ऐसे पड़े देखा जैसे मुझे अब जीने की कोई वजह न बची हो। बिना कुछ बोले वो नीचे किचन में गई, फ्रिज से ठंडी मिल्क की एक बॉक्स निकाली और मुझे फेंक दी। पीकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हें घर छोड़ दूंगी। बस इतना? बॉस, कम से कम थोड़ा नूडल्स ही बना देती। आज रात हम दोनों ने डिनर स्किप किया है। तुम सिर्फ मुझे ही टॉर्चर नहीं कर रही, तुम खुद को भी कर रही हो। प्रेसिडेंट ने दांत भींचे, जैसे खुद को कंट्रोल कर रही हो कि मुझे गला ना दबा दे। फिर उसने फ्रिज खोला, सारे इंग्रेडिएंट्स एक झटके में निकाले, गैस ऑन की और पानी गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और किचन की आवाज़ें सुनते हुए फ्यूचर इमेजिन करने लगा कि एक दिन हमारे बच्चों के नाम क्या रखेंगे। जबकि असलियत ये थी कि हम दोनों ने अब तक प्रॉपरली अपना नाम भी एक दूसरे को नहीं बताया था। अचानक तेज़ जलने की बदबू आई। मैं उछल कर उठा और देखा कि प्रेसिडेंट बर्नट नूडल्स डस्टबिन में फेंक रही थी और बर्तन घिस रही थी। ठीक है,
पहली बार किसी भी किचन में नर्वसनेस काम बिगाड़ देती है। फिर मैंने देखा कि वो सब्जियां बिना धोए हाथ से तोड़कर सीधे बर्तन में फेंक रही है। पानी उबलते ही उसने एक मुट्ठी नूडल्स डाल दिए। शायद फ्रिज में रखने से पहले सब्जियां धोई होंगी। जो नहीं मारता वो मोटा करता है। मैं खुद को समझाता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे अंडा फोड़ते देखा और आधी शेल बर्तन में गिर गई और वो जीरो रिएक्शन के साथ कुकिंग जारी रखे, मैं सोफे से लिटरल स्प्रिंग की तरह उठा। ये बंदी मुझे मारना चाहती है। बॉस, क्यों ना मुझे कर लेने दो। आई थिंक यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद दिस। मैंने सबसे पोलाइट पॉसिबल वर्ड्स चुने और उसी वक्त मुझे सच समझ आया। वो अनफेमिलियर नहीं थी, वो बिल्कुल खाना बनाना ही नहीं जानती थी। उसका चेहरा देखकर मेरे अंदर कुछ पिघला। बॉस, आप रेस्ट करो, मैं कर लेता हूँ। मैंने उसके हाथों से यूटेंसिल्स लिए और उसे ऊपर भेज दिया। एक तरफ मुझे वो ऐसी किचन बेबी लगी कि दिल पसीज गया और दूसरी तरफ मैं भूख से मर रहा था। मैंने जल्दी से बर्तन धोए, फ्रेश पानी भरा और उबलते ही नूडल्स डाल दिए। उसी बीच मैंने सब्जियां धो ली, 2 अंडे फेंटे और बॉइलिंग वाटर में डाले। लगभग 15 सेकंड बाद उन्हें बाहर निकाला और नूडल्स पर रखा। चॉपस्टिक से हल्का सा टच किया तो लिक्विड योग धीरे से बह निकला। ऊपर से थोड़ा सेसमी ऑयल और पूरी किचन एकदम हेवनली खुशबू से भर गई। टेस्ट कर लो, ईट। मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। मैंने बोल प्रेसिडेंट के सामने रखा। बहता हुआ योग, ग्रीन लीव्स, परफेक्टली कुक्ड नूडल्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट लेवल लुक। मैं अपने बोल के साथ उसके सामने बैठ गया और खाने लगा। उसी वक्त उसकी आवाज़ पहले से कम कोल्ड थी। तुम रोज कुक करते हो? हाँ, अकेला रहता हूँ। हर दिन बाहर से खाना ऑर्डर करना बहुत महंगा पड़ता है। वो मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन के साथ खाते देख खुद को रोक नहीं पाई। उसने चॉपस्टिक्स उठाए, एक बाइट लिया और उसकी आंखें चमक उठी। उसे सालों बाद कुछ इतना अच्छा स्वाद लगा था, ऑलमोस्ट उसकी माँ के हाथों जैसी कुकिंग। बॉस, खाना खत्म करके ऊपर रेस्ट कर लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सब साफ करके मैं भी लेट जाऊंगा। उस वक्त मैं खुद पर प्राउडली फील कर रहा था। तुम्हारा हाथ। प्रेसिडेंट ने मेरे प्लास्टर वाले हाथ को देखकर थोड़ा चिंता जताई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो नोटिस करेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं ठीक हूँ, मैंने ऑलरेडी काफ़ी ट्रबल कर दिया था, अब खाली बैठना सही नहीं था। डिनर के बाद मेरी इंसिस्टेंस पर प्रेसिडेंट ऊपर सोने चली गई। मैंने बॉल्स उठाए और सिंक में रख दिए। उतने में मैसेज आया, गुड नाइट करीनियो, गुड नाइट। अगली सुबह जब प्रेसिडेंट अपने रूम से बाहर आई, उसने किचन में एक आदमी को एप्रन पहनकर बहुत बिजी देखा। सुबह के 6 बजे थे और मैं काफ़ी देर से उसके लिए बड़ा सा ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। ये क्या कर रहे हो? उसके चेहरे से कल रात वाली ठंडक गायब थी। तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट, क्योंकि तुम कुकिंग नहीं जानती और शायद सुबह नाश्ता करने का टाइम भी नहीं मिलता, और मेरे पास अभी करने को कुछ नहीं है, तो सोचा ये तो बनता ही है। प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोली, बस क्वाइटली बैठ गई और मुझे काम करते हुए देखती रही। आओ, मुझे बाद में घर ले चलना। ये सुनकर मेरे अंदर हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट हिल गई। मतलब अब भी मैं रुक नहीं सकता। श्योर, थैंक्स फॉर द ट्रबल। मैंने मुस्कुराकर मुड़ते हुए उसका प्लेट उसके सामने रखा। प्रेसिडेंट ने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया, अंडा पकड़ा और एक बाइट ली। मैंने साफ देखा, उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। तुम्हें घर पर करने को कुछ नहीं? उसका सवाल मुझे बिल्कुल ऑफ गार्ड ले गया। नथिंग अर्जेंट। अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं यहीं से काम कर सकता हूँ। असल में मैंने कल भी यही सोचा था, क्योंकि तुम वर्क इंजरी लीव पर हो। तुम्हारे खाने पीने का खर्च भी कंपनी के खर्चों में डाला जा सकता है, और मैं तो वैसे भी खाना बनाने का टाइम नहीं निकाल पाती। तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम मेरे लिए खाना बनाओ, उसी को तुम्हारी कॉम्पेंसेशन मान लेना। प्रेसिडेंट ने ये बात बड़े आराम से बोली, जैसे सैंडविच में दूसरी बाइट लेना हो। अब समझ आया, कल रात का खाना उसके पेट को जीत चुका था। राइट, अब जब तुम्हारी बात चली ही है, मुझे भी किसी की ज़रूरत है जो मेरे हाथ की पट्टियाँ बदले। मैं खुद नहीं कर सकता। सो बेसिकली मैं कुछ दिन तुम्हारे घर प्राइवेट शेफ बनकर रह जाता हूँ। कैसा लगेगा? हम दोनों एक परफेक्ट डील पर पहुँच गए। मैं रहना चाहता था और वो चाहती थी कि उसे रोज़ अच्छा खाना मिले। इसी तरह मैं प्रेसिडेंट के घर रहने लग गया। नाश्ते के बाद वो काम पर चली गई और मैं एक हाथ से घर सफाई करता रहा। फिर सोफे पर गिरा और उसे मैसेज किया, गुड मॉर्निंग करीन्यो। गुड मॉर्निंग। रिप्लाई छोटा था। प्रेसिडेंट अंदर ही अंदर काफ़ी कंफ्यूज्ड थी। उसे लग रहा था जैसे वो चीटिंग कर रही हो। ऑनलाइन एक बॉयफ्रेंड था और घर में एक असली लड़का रह रहा था। इसे बचने के लिए उसने सुबह का पूरा टाइम पागलों की तरह काम में डुबो दिया। आखिरी फाइल पर साइन करते करते वो थक चुकी थी। करीन्यो, आई एम टायर्ड, पीठ दर्द कर रही है। मैंने उसे मैसेज किया और थोड़ा नखरे भी दिखाए। शायद उसे पता ही नहीं चला कि मेरी आने के बाद से हम दोनों ने कोई रोमांटिक लाइन एक्सचेंज ही नहीं की थी। कभी कभी उठकर थोड़ा घूम लिया करो, मिस यू। प्रेसिडेंट सोफे पर बैठकर अपनी पीठ दबा रही थी और अनजाने में उसकी आंखों में कल रात की किचन वाली सीन तैर गई। पहली बार किसी ने उसे इतनी वल्नरेबल हालत में देखा था। उसकी वो परफेक्ट इमेज उसी पल टूट गई थी।
और उसे एहसास हुआ कि सारी उसकी टफनेस उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं है। उधर मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर फैला पड़ा था, पूरी स्थिति पर फुल कंट्रोल लिए हुए। उस दिन प्रेसिडेंट ने अपने ऑनलाइन पार्टनर को एक भी रोमांटिक मैसेज नहीं भेजा। मैं मिनवाइल घर में इधर उधर घूमते हुए पेन से डेकोरेशन बदलने के आइडियाज लिख रहा था। इतनी यंग लड़की ब्लैक वाइट वॉल्स में अगर सालों रहेगी तो पक्का दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। शाम के वक्त प्रेसिडेंट ने मुझे वीडियो कॉल की, नीचे आकर कुछ चीज़ें ऊपर चढ़वाने में मदद करो। नीचे जाकर मैंने जो देखा, मेरे शब्द खत्म हो गए। 2 बड़े शॉपिंग कार्ट्स भरे हुए। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या चाहिए, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले आई हूँ। आज रात ग्रिल्ड फिश खाना है, उसने हल्की सी शर्म के साथ कहा। पर मैं जान गया, ये पॉजिटिव सिग्नल है। वो फाइनली अपनी चॉइस ओपनली बता रही थी। एक हाथ काम का होने के बाद भी हम दोनों ने मुश्किल से सामान ऊपर पहुंचाया। लिविंग रूम में भरपूर ग्रोसरीज देखकर मैंने कहा, अब सच में घर जैसा लग रहा है। पहले तो हॉस्पिटल वार्ड जैसा खाली था। प्रेसिडेंट थक कर सोफे पर ढह गई, सिर हाथ पर रखकर। मैं सारी चीजें फ्रिज में जमाने लगा। ज्यादा मत थको बॉस, सांस भी ले लिया करो कभी कभी। वो कुछ बोली नहीं। मैंने सोचा बात नहीं करना चाहती। मुड़ा तो देखा, सोफे पर ही सो गई थी। मैं धीरे से पास गया, पास पड़ी ब्लैंकेट उठाई और उसे ओढ़ा दी। साइड टेबल पर वो वार्म बैक बेल्ट रख दिया जो मैंने उसके लिए खरीदा था। फिर गुनगुनाते हुए मछली तैयार करने लगा। 1 घंटे बाद फिश ओवन में थी। तभी प्रेसिडेंट उठी। उसने ब्लैंकेट देखी और चौंक गई। मुझे किचन में देखकर ही उसकी टेंशन ढीली पड़ी। जिंदगी में पहली बार किसी के सामने वो इतनी गहरी नींद सोई थी। क्या वो मुझ पर इतना भरोसा करती थी? फिर उसकी निगाह वार्म बेल्ट और वो जैगरी शुगर पर पड़ी जो मैंने रखी थी। तुम थक गई थी, नीचे से इतना सामान उठाया। तुम्हारी बैक जरूर दुख रही होगी। और कैलेंडर देखकर समझ गया, शायद तुम्हारी उन डेज की डेट पास है। तो ये बेल्ट और ब्राउन शुगर रेडी रखी है। अभी तुम सब खा सकती हो, तो इन दिनों मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना दूंगा। मैंने ये सब कहते हुए उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस खाना बनाते रहा। लेकिन मैं साफ इमेजिन कर सकता था उसकी चेहरे की एक्सप्रेशन कैसी होगी। और मैं सही था। वो वहीं खड़ी रह गई, हिली तक नहीं। सालों से अकेली। कभी किसी ने उसके लिए ऐसे केयर नहीं किया था। उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड सिर्फ वर्ड्स देता था, लेकिन मैं सामने खड़ा आदमी असल में उसके लिए चीज़ें कर रहा था। मैं हर छोटे छोटे डिटेल के बारे में सोच रहा था। प्रेसिडेंट को खुद ये एहसास नहीं था कि वो तो मुझे नज़रों से कब का खा चुकी थी। हो गया, तैयार है। मैंने आखिरी स्टेप पूरा किया और सब कुछ टेबल पर रख दिया। प्रेसिडेंट अब भी मुझे देखती रह गई, जैसे कोई रिएक्शन ही ना हो। क्या हुआ, भूख लगी है? मैंने उसकी आंखों के सामने चॉपस्टिक हिलाई। तभी वो होश में आई। मैं सामने बैठ गया। आप बॉस हो और मैं बस हायर्ड कुक। साथ में खाना शोभा नहीं देता। वो चुपचाप एक टुकड़ा मछली उठाती है। जैसे ही उसने चखा, उसकी आंखें चमक उठी। कॉम्प्लीमेंट देने ही वाली थी कि उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रहा था। अब बोल भी दो, अच्छा है ना? उसने नाक से ठंडी सांस छोड़ी। ठीक है, सड़क वाले खाने से थोड़ा बेहतर। यह सुनते ही मेरी मुस्कान जम गई। निराशा शरीर में ऐसे उतरी जैसे ठंडा पानी। लेकिन जिस एंगल से मैं उसे नहीं देख पा रहा था, वहाँ प्रेसिडेंट चुपके से मुस्कुरा भी रही थी। जब मैंने दोबारा देखा, उसका राइस बाउल खाली था। उसकी गाल हल्के गुलाबी, माथा पसीने से भीगा और सांसें तेज। अंदर से मुझे मज़ा आया। देखते हैं कितना टफ बनोगी। मैं उठकर फ्रिज की तरफ गया। थोड़ा स्पाइसी लगा? बोल देती कि तुम स्पाइसी नहीं खाती। किसने कहा स्पाइसी है? बस थोड़ा गर्म है। लेकिन उसके होंठ पहले ही हल्के सूज चुके थे और सच कहूँ तो वो टेम्पटिंग लग रहे थे। मैं पास गया और उसके सामने ठंडा पीनट शेक रख दिया। स्ट्रांग मत बनो, पी लो, इससे जलन कम होगी। और 2-3 दिन में तुम्हारी पीरियड डेट भी है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा साइकिल आने वाला है? उसने लाल होते चेहरे के साथ पूछा। उधर दीवार पर ही तो लिखा है। मैंने कैलेंडर की तरफ इशारा किया, जिसमें हर महीने कुछ डेट्स सर्कल थी। पहले समझ नहीं आया था, पर गिनकर पता चल गया कि साइकिल ट्रैकर है। और इस महीने कोई मार्क नहीं था, मतलब उसकी तारीख पास ही है। प्रेसिडेंट चुप हो गई, सिर नीचे कर लिया। कहती थी खाना बस ओके है, और खा गई आधा ट्रे मछली अकेली। डिनर के बाद वो सोफे पर लेट गई और एक झटके में मेज की तरफ इशारा किया। आज की डिनर ठीक थी, लेवल मेंटेन करना, अब साफ कर लो। मैंने उसके लिए ब्राउन शुगर टी बनाकर सामने रखा। थोड़ा ठंडा हो जाए तो पी लेना। अभी से शुरू करोगी तो बाद में दर्द कम होगा। वो बस हम्मा करके चुप हो गई। सोफे पर उल्टा लेटना उसका पुराना खराब हैबिट था, जिससे कमर पर दबाव पड़ता है। न जाने कहाँ से हिम्मत आई। मैंने हाथ उसकी लोअर बैक पर रख दिया और हल्का दबाव दिया। उसकी रीढ़ एकदम से क्रैक हुई और वो हैरानी से मुझे देखती रह गई। दर्द सच में कम हो गया था। ज्यादा देर दबाव रहता है तो हड्डियां मिसलाइन हो जाती हैं, ध्यान रखें, मैंने कहा और रसोई में सफाई करने लगा। मैं जानता था बहुत ज्यादा केयर करूंगा तो वो मुझसे चिढ़ जाएगी। बेस्ट है मिडिल डिस्टेंस, जिससे मैं यहाँ रह भी सकूं
और अपीलिंग भी लगूं। डिस्टेंस क्रिएट्स अट्रैक्शन, ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ। उधर उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैंने मैसेज भेजा, हाय डियर, आज बहुत बिजी थी, अब थोड़ा ठीक हूँ, कभी कभी दर्द होता है, तुम्हारे बिना कोई केयर नहीं करता। उसकी सारी बातें पढ़कर मेरा सिर दुख गया। मैं उसको इतना अच्छे से संभाल रहा था कि खुद इमोशनल हो गया था, पर उससे तो पता ही नहीं। इन दिनों मैं उससे पहले जैसा फ्लर्ट भी नहीं कर पा रहा था। उसकी ही हाउस में रहता हूँ। अगर नोट भेज दूँ तो मेरी आवाज़ पहचान लेगी। खाना खाया? क्या चाहिए? ऑर्डर कर दूँ? नहीं, नो नीड। अभी अभी ग्रिल्ड फिश बनाई है, सीख रहा हूँ खुद से। और उसने मछली की फ़ोटो भेजी, वही मछली जो मैंने पकाई थी। मुझे लगा जैसे मैं खुद का ही फ्लफी डॉग बन गया हूँ। लड़की मेरी चीज़ें लेके मुझे ही पटाने में इस्तेमाल कर रही है, हालांकि टेक्निकली वो मैं ही हूँ। फिर भी अजीब लगा। फिर मैंने उसे मैसेज भेजा, कुछ दिनों के लिए रिमोट विलेज में इंस्पेक्शन पर जाना है, सिग्नल खराब रहेगा, 10 दिन या उससे ज़्यादा कांटेक्ट मुश्किल है। पहले से परमिशन चाहिए थी। और साथ ही अपने गांव की फ़ोटो भेज दी जो मैंने पहले से फ़ोन में सेव कर रखी थी। मैंने सब पहले ही प्लान कर लिया था। इन दिनों में प्रेसिडेंट रियल मी से प्यार करेगी, वर्चुअल वाले वर्जन से नहीं। उस रात हम बहुत देर तक चैट करते रहे। हमारी पहली मुलाकात की बातें, पर्सनल स्टोरीज, मैंने गांव की ढेर सारी फोटोज तक भेज डाली ताकि कहानी रियल लगे। नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह मैं बड़े बड़े डार्क सर्कल्स के साथ उठा और प्रेसिडेंट के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। वो जैसे ही ऑफिस के लिए निकली, मैं सोफे पर ढेर होकर सो गया। जब आंख खुली, प्रेसिडेंट मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में एक डॉक्यूमेंट फाइल लिए। तुम वापस आ गई? डिनर का टाइम हो गया था। उसे देखते ही मेरी आदत से मजबूर होकर मैं उठकर एप्रन लेने जा रहा था कि तभी प्रेसिडेंट ने बोल दिया, आज से तुम वर्क फ्रॉम होम करोगे। याद है पिछली बार तुमने जो प्रोजेक्ट बिगाड़ा था? क्लाइंट ने खास तौर पर तुम्हें ही उसे पूरा करने के लिए मांगा है। तुम्हारी जॉइनिंग डेट आगे बढ़ा दी गई है। ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। टुनाइट तक मुझे पूरा प्लान चाहिए। टुमारो मैं तुम्हें क्लाइंट से नेगोशिएट करने ले जाऊंगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वो डील को लेकर प्रेशर में है। और डिनर? मेरी हैरानी बढ़ गई जब प्रेसिडेंट ने हाथों की बाजू चढ़ाई और खुद किचन में चली गई। आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम बस प्लान पर फोकस करो। मैंने बहुत सोचा, पर मना नहीं किया। प्लान अर्जेंट था। मैं पूरी तरह काम में डूबा था कि अचानक एक चीख ने मेरे दिमाग को हिला दिया। मैंने सिर उठाया। प्रेसिडेंट हाथ झटक रही थी और चिल्ला रही थी। उसकी उंगली में एक जिंदा क्लेम लटक रहा था। मैं बिना सोचे उसकी हाथ को पकड़ लिया ताकि वो हिले नहीं। 2 उंगलियों से क्लेम को खोलकर उसकी उंगली छुड़ाई। फिर उसे फर्स्ट एड कैबिनेट में ले गया। गैस अल्कोहल निकाला और कट साफ किया। पहले घाव सुखाया, फिर हल्का सा फूंक मारकर सूद किया, जैसे किसी बच्चे को शांत करते हैं। एंटीसेप्टिक लगाया और बैंडेज लपेट दी। जब खत्म किया तो देखा, प्रेसिडेंट का चेहरा उबले झींगे जैसा लाल हो चुका था। तभी मुझे एहसास हुआ, मैं अभी तक उसका हाथ पकड़े हुए था। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। डिनर मैं बना लूंगा। डिनर के बाद प्रेसिडेंट ने खुद टेबल साफ करना शुरू कर दिया और मैं वापस प्लान पर लग गया। मेरी नज़र में तो क्लाइंट पूरा पागल था। चाहता था कि उसकी ऐप मार्केट की टॉप ऐप्स से भी ज़्यादा ट्रैफिक ले आए। रिक्वायरमेंट्स देखकर ही समझ गया था, इम्पॉसिबल। किसी ने पागलपन में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि पैसे तो बहुत थे, पर पेनल्टी इतनी भारी कि कंपनी डूब जाए। कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने ओरिजिनल प्लान में कुछ यूज़र एक्विजिशन स्ट्रेटजीज जोड़ दी। जब खत्म कर लो, थोड़ी जल्दी सो जाना। कब प्रेसिडेंट मेरे लिए कॉफ़ी रखकर ऊपर चली गई, पता ही नहीं चला। उसके सीढ़ियों चढ़ते पैरों को देखकर मेरे अंदर कुछ गर्म गर्म सा महसूस हुआ। मैं सारी रात प्लान रीराइट करता रहा, पर रिजल्ट मुझे पहले से पता था। क्लाइंट फिर भी खुश नहीं होगा। उन्हें बस पेनल्टी काटने का बहाना चाहिए था। सुबह प्रेसिडेंट पूरी तरह तैयार पावर सूट में थी। उसने मेरे तरफ एक नया यूनिफॉर्म फेंका, लेकिन मेरी बांह अभी भी प्लास्टर में थी। कपड़े बदलना मुश्किल था। और तब मैंने जिंदगी का सबसे अजीब मोमेंट देखा। एक महिला प्रेसिडेंट, जो खुद एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी चलाती है, मुझे अपने हाथों से कपड़े पहनाने लगी। जब उसने मेरी शर्ट हटाई और एबीएस दिखाई दिए, मैंने साफ देखा वो उन्हें घूर रही थी। जब मैंने पकड़ लिया तो उसने लगभग आंखें बंद कर लीं और जल्दी जल्दी मुझे तैयार किया। चलो, मैं उसकी कार में बैठकर लग्जरी होटल पहुंचा। नेगोशिएशन एक प्राइवेट रूम में थी। जैसे ही हम अंदर गए, क्लाइंट की फेक स्माइल दिख गई। उन्हें प्रेसिडेंट की खूबसूरती के बारे में सुना था, आज खुद देख लिया। मेरे तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। मुझे कुर्सी भी नहीं दी गई थी। बैठिए बैठिए, आज बात काफी लंबी चलेगी। मीटिंग लीड कर रहा आदमी पूरी तरह गंदा सा, अनकेम्प्ड और क्रीपी था। उसकी आंखें प्रेसिडेंट से हट ही नहीं रही थीं। उसके 2 एम्प्लॉइज मुझे देखकर दबी हंसी हंस रहे थे। मेरी इरिटेशन बढ़ रही थी, पर प्रेसिडेंट की इज्जत थी। मैं चुपचाप उसके बगल में खड़ा रहा। हमने सुना था आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत हाई है, लेकिन गेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार, हॉस्पिटैलिटी का ABC भी नहीं पता। मैं कुछ बोलता उससे पहले प्रेसिडेंट ने ग्लास उठाया, एक SIP लिया
और बहुत शांत आवाज़ में बोली, ये दो पालतू कौन हैं जो हमारे साथ बैठे हैं? कमरा फ्रीज हो गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रेसिडेंट तो सर तक उठाकर नहीं देख रही थी। मैं मन ही मन ताली बजा रहा था। जब वो चाहती है रॉयल्टी जैसी लगती है। चुप रहो बेवकूफ़ों, क्लाइंट बोला। प्रेसिडेंट का एम्प्लॉय भी आपकी कंपनी का हिस्सा है और तुम दोनों भी एम्प्लॉयज़ नहीं हो। सॉरी फॉर दी ओवरसाइट, नाराज़ मत हो। डर गए वो लोग। उन्हें लगा था कि पिछली बार मेरा प्लान रिजेक्ट होने पर वो हमें दबा सकेंगे। सोचा ही नहीं था कि प्रेसिडेंट एक एम्प्लॉय के लिए ऐसे खड़ी हो जाएगी। तुरंत एक एक्स्ट्रा चेयर लाई गई और प्रेसिडेंट के बगल में रख दी गई। मीटिंग शुरू हुई। स्टार्ट करो। प्रेसिडेंट ने मेरी तरफ देखा, जैसे कोई रानी अपने नाइट को आदेश दे रही हो। मैंने कहा, चूंकि हम पहले भी मिल चुके हैं, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपकी मांगें इम्पॉसिबल हैं। यह सुनते ही मोटा क्लाइंट कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, प्रोटेस्ट करने के लिए। और देखिए सेनोरा लिन, हम तो पूरा इरादा लेकर आए थे साथ काम करने का, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय ही कैपेबल नहीं है तो क्या ये सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन नहीं हुआ? उसकी शक्ल पर साफ सेटिस्फेक्शन दिख रहा था, क्योंकि अगर हमारी कंपनी उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाती तो हमें भारी भरकम पेनल्टी देनी पड़ती, इतनी कि पूरी कंपनी हिल जाती। ज़रा रुकिए, क्या आपकी उम्र में लाइफ इतनी बुरी चल रही है कि आप काल्म भी नहीं रह पा रहे? उसकी ओवर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन और जिस गंदी नज़र से वो प्रेसिडेंट को घूर रहा था, उसे देखकर मेरा खून खौल गया। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि कोलैबोरेशन जारी रह सकता है, लेकिन एज द कॉन्ट्रैक्टेड साइड मुझे आपसे एक एक्सीजेंसिया रखनी है। मांग नहीं, शर्त। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को हमें प्रोजेक्ट का पूरा प्लान, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स और एक्रेडिटेशन डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। ये देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स उठाकर उन्हें दिखाए। इनमें कहीं भी कंपनी का एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट को 2 महीने हो चुके हैं। हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स मिले हैं, लेकिन आपकी कंपनी का एक्रेडिटेशन ज़ीरो। मोटा क्लाइंट पसीना पोंछता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसके दोनों एम्प्लॉयज़ बकवास शुरू हो गए। हम आपको पैसे दे चुके हैं, अब आपकी जॉब है प्रोडक्ट डिलीवर करना। एक्रेडिटेशन वगैरह क्या नॉनसेंस है। मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे दो नासमझ बच्चों को देख रहा हूँ। फिर कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने रख दिया। हमने जो साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्मेशन और प्रोडक्ट डिज़ाइन है, लेकिन आपकी कंपनी की एक्रेडिटेशन वैलिडेशन वो कभी साइन ही नहीं हुई। हम आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे ये वेरीफाई करना होगा कि आपकी कंपनी के पास असल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालने की कैपेसिटी है भी या नहीं। सिंपल बोलूँ तो मार्केट के टॉप प्रोडक्ट्स को ट्रैफिक में पीछे छोड़ने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा कि आपकी कंपनी के पास कम से कम 1500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है। मैंने प्रेसिडेंट का पानी का गिलास उठाकर एक बड़ा घूंट मार लिया। फिर याद आया ये उसी का गिलास था। मैंने हल्की खांसी की और ऑकवर्डनेस छुपाई। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए तो हम यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन कर सकते हैं। ये सुनकर क्लाइंट की बोलती बंद। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ये एंगल उठा देंगे। उन्हें तो बस पेनल्टी वसूलनी थी। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 3 महीने का टाइम होता है एक्रेडिटेशन देने का। आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, लेकिन ईयर एंड नज़दीक है, सर्टिफिकेशन ऑफिस भी हॉलीडे में जा रही है, तो जल्दी करें, वरना हमें ये मान लेना पड़ेगा कि आप लोग फ्रॉड पेनल्टी के चक्कर में हैं और आपकी जैसी बड़ी कंपनी इतना गिरा हुआ काम तो नहीं करेगी, है ना? मैं खड़ा हुआ, एक स्मूथ सी बो की और हैंड चेक के लिए हाथ बढ़ाया। प्रेसिडेंट ने परफेक्ट टाइमिंग में साथ दिया। अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। एक्रेडिटेशन मिलते ही कोलैबोरेशन आगे बढ़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच आपकी तरफ से होगा। हम प्राइवेट रूम से बाहर निकल गए। क्या राहत, क्या मज़ा। कार में बैठते ही मैंने हवा में मुट्ठी मार दी। दिल एकदम हल्का हो गया था। तो कल रात तुम पूरी रात कॉन्ट्रैक्ट की कमजोरियां ढूंढते रहे। अब प्रेसिडेंट का टोन पहले जितना ठंडा नहीं था। कंपनी की तरह तरह की मुसीबतें हल हो चुकी थीं और उसकी प्रेशर भी कम हो गया था। ऑफ कोर्स इस प्रोडक्ट पर कंपनी के अंदर भी स्पाइस हैं, नहीं तो ऐसा बेवकूफ़ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। कल रात मैंने 5 से 6 बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तब जाकर यह लूप होल मिला। उन्हें 1 महीने में 1500 मिलियन प्रूफ करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। न्यू ईयर के बाद आप लीगल एक्शन ले सकती हैं, और जिस एम्प्लॉय ने यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसे भी निकाल दीजिए, वही स्पाई है। मैं इतना समझा रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला प्रेसिडेंट मुझे कैसे देख रही थी। तुम मुझे ऑर्डर्स दे रहे हो? उसका टोन बदलते ही मैं सीधा हो गया और तेज़ी से सिर हिलाने लगा। नहीं, ये बस सजेस्चंस हैं, छोटी सी सलाह। फाइनल निर्णय आपका है, आप ही बॉस हो। मेरे बचका ने सफाई देने पर प्रेसिडेंट हंसी। गुड, इस साल तुम्हारा बोनस 60% बढ़ा देती हूँ। मेरा दिल ऐसा उछला जैसे ऑर्केस्ट्रा चल पड़ा हो। टुनाइट मुझे स्वीट एंड सावर रिब्स चाहिए। कोई टेंशन नहीं, चलो घर चलते हैं। प्रेसिडेंट ने मुझे देखा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत सालों बाद किसी ने उसे वो 2 शब्द कहे थे, घर चलते हैं। डिंग, मॉम का वीडियो आया। उसने कहा, नए साल में अब थोड़ा ही समय बचा है। छुट्टियाँ तुम लोगों को कब मिलती हैं?
तुम्हारी वो पागल बॉस फिर से तुम्हें त्योहारों में काम तो नहीं करवाएगी ना। कॉल लगते ही माँ का प्यारा सा चेहरा स्क्रीन पर आया, लेकिन उनके ये शब्द मेरी आत्मा पर हथौड़े की तरह लग रहे थे, क्योंकि वो पागल बॉस मेरे बिल्कुल बगल में बैठी थी। अगले कुछ मिनट मैंने अपनी बॉस के बारे में जितनी भी तारीफें मुझे याद थीं सब उगल दी, और माँ ने जो कहा था उसे 100% झूठ बताया। माँ मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उन्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। माँ प्लीज़ बस करो, अगर तुम ऐसे ही बोलती रही तो शायद इस साल मैं फेस्टिवल्स में घर वापस ना आ पाऊँ। मेरा रोने का मन कर रहा था। माँ, अगर तुमने 5 मिनट पहले कॉल कर लिया होता, अब सब फट चुका था। बॉस ने सब सुन लिया था। जल्दी वापस आ जाना, घर में पूरा कमरा बिल्लियों से भरा है। तुम नहीं बोलते थे कि तुम्हें कैट्स बहुत पसंद है। तुम्हारे पापा ने उनसे काफ़ी पैसा भी कमा लिया है। अगर नौकरी में खुश नहीं हो तो वापस आकर पापा का हाथ बंटाओ। तुम्हें अपनी बॉस को झेलने की ज़रूरत नहीं है। और लो, वही बात फिर आ गई। मैंने सोचा था बॉस वाली टॉपिक खत्म हो गई, लेकिन माँ फिर उसी पर पहुंच गई। माँ ने कैमरा घुमाया। घर के आंगन में कम से कम 100 RDL नस्ल की बिल्लियाँ कैमरे की तरफ देखकर म्याऊं म्याऊं कर रही थीं। उन्हें देखकर मेरा दिल पिघल गया। माँ, आप लोग भी अपने आप को इतना मत थकाओ। आपकी उम्र हो रही है, थोड़ा आराम करो। और तुम्हारे पापा जब से गांव के मुखिया बने हैं, सबसे पहले उन्होंने शहर के देवता वाले मंदिर की मरम्मत करवाई है। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत है, और जल्द ही वो सबको बिल्ली पालने के लिए प्रेरित करने वाले हैं, ताकि सबकी तरक्की हो। माँ ने नए मंदिर की फोटो भेजी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही फोटो हमारी स्क्रीन पर खुल गई। प्रेसिडेंट ने भी वो फोटो देखी। पहले तो उन्हें परवाह नहीं थी, लेकिन अचानक उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, अपने चैट में गईं और एक पुरानी फ़ोटो जूम करके कंपेयर करने लगीं। माँ, कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हॉलीडेज़ में तो मिल ही लूँगा। मैंने जल्दी से कॉल काट दी। फिर मैं ऐसे आगे देखने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन निगाहें बार बार प्रेसिडेंट की तरफ ही जा रही थीं। उन्होंने पूछा, ये जगह देख रहे हो? ये तुम्हारे गांव के शहर देवता का मंदिर है। उन्होंने फ़ोन मेरे हाथ दिया और फ़ोटो जूम करके दिखाई। नहीं नहीं, ऐसे मंदिर बहुत हैं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। मुझे समझ आ गया है। चलो घर चलते हैं। मुझे स्वीट एंड सावर रिब्स चाहिए। प्रेसिडेंट ने इस टॉपिक पर आगे जोर नहीं दिया। उस शाम जब मैं ड्राइंग रूम साफ कर रहा था, प्रेसिडेंट अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरे फ़ोन में वाइब्रेशन आने लगी। मैंने देखा, प्रेसिडेंट के मैसेजेस। क्या तुम हो? आज मैंने तुम्हारी फ़ोटो वाला एक बिल्डिंग देखा, शायद वही मंदिर है। तुम 3 दिन से जवाब नहीं दे रहे। सब ठीक हो? मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगी, बस एक बार देखने के लिए। मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। शर्म और गिल्ट दोनों लग रही थी। मैं उसे सामने बोल नहीं पा रहा था जो मेरे दिल में था। हिम्मत चाहिए थी, लेकिन उसके बाद क्या? अगर इससे हमारी दूरी बढ़ गई, अगर अलग होना पड़ गया? हम दोनों अपनी अपनी सोचों में डूबे रहे और सो गए। आधी रात को दरवाजे पर तेज नॉक हुआ। मैंने खोला। प्रेसिडेंट सामने थी, पजामा में, आंखें लाल। उन्हें देखकर सच में दिल दुखा। उनके परफेक्ट शरीर को नोटिस करने का भी समय नहीं मिला। उन्होंने कहा, कल हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं। मैं बिल्कुल स्टन्ड। उससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो अपना लैपटॉप निकाल लाई। मैंने रिसर्च किया है। सिटी गॉड टेम्पल वाले 246 गांव हैं। मैंने सारे ढूंढे और कंपेयर किए। जो फ़ोटो तुम्हारी माँ ने भेजी है उससे बिल्कुल मैच सिर्फ तुम्हारा गांव करता है। तो मुझे वहाँ ले चलो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल पर किसी ने हल्का सा हाथ रख दिया हो, ऐसा लगा। एक रैंडम फ़ोटो देखकर उन्होंने इतना सब कर दिया था। मैडम, आप क्यों इतना जोर दे रही हैं मेरे गांव के मंदिर पर? सिटी में इतने मंदिर हैं, लव, फॉर्च्यून, फर्टिलिटी, हर चीज़ के लिए। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, उस मंदिर के देवता से मेरा एक अधूरा हिसाब है। वो मुझे पैसे से ज़्यादा कुछ और देनदार है। मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस पल मुझे कोई वजह नहीं मिली मना करने की। उन्हें इतना वल्नरेबल, इतना अलग देखना, जैसे वो वही सख्त प्रेसिडेंट ही नहीं थी। मेरी हामी मिलते ही वो खुशी से वापस सोने चली गई, और जैसा एक्सपेक्टेड था, सुबह होते ही वो फिर से पूरी बॉस मोड में थी। मैं उठा तो देखा, 2 बड़े सूटकेसेस सैलून में रखे थे। वो पहले से तैयार कपड़े पहनकर सोफे पर बैठी थी। तुम्हारे पास आधा घंटा है नहाने और तैयार होने का। मैंने परमिशन दे दी है, आज निकल रहे हैं। मैंने जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन वो पहले ही घड़ी देख रही थी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। मैं बिजली की स्पीड से बाथरूम गया। नहाना धोना सब मिलाकर 15 मिनट से भी कम। मैं प्रेसिडेंट के सामने मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, सूटकेसेस नीचे ले आओ। पहली बार मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं। आशा है उन्हें पसंद आएंगे। काफ़ी मेहनत से हम दोनों ने मिलकर सामान कार में रखा। फिर प्रेसिडेंट ने मुझे चाबी उछाल कर दी। तुम ड्राइव करो, तुम्हें रास्ता पता है। वो आराम से जाकर को पायलट वाली सीट पर बैठ गई। क्या हुआ? वाई आरंट यू मूविंग? कई मिनट तक जब मैंने कुछ नहीं किया तो उसने खिड़की नीचे की ओर पूछा, तुम चल क्यों नहीं रहे? मैंने धीमे से कहा, ड्राइव करना नहीं जानता।
ये सुनते ही प्रेसिडेंट ने अपने सनग्लासेस उतारे और मुझे ऐसे देखा जैसे भरोसा ही ना हो। मैंने बेचारे जैसे चेहरे के साथ समझाया, ऐसे मत देखो, सच में नहीं आता। रोज ऑफिस शेयर्ड बाइसिकल से जाता हूँ, और ऊपर से तुम्हें याद है, इस हालत में तो वैसे भी ड्राइव नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ मरने का इरादा न रखो। मैंने सिर थोड़ा ऊपर उठाया, फुल एटीट्यूड में। मैसेज क्लियर था। अब बताओ क्या करोगी? प्रेसिडेंट ने मुझे ऐसे देखा जैसे गला दबा देगी। फिर गहरी सांस लेकर याद आया कि हाँ, मैं इंजर्ड हूँ। इन दिनों मैं इतना स्मूथली खाना बना रहा था कि उसे लगा मैं पूरी तरह ठीक हूँ। सीट बदलो। वो सीरियस चेहरा बनाकर ड्राइवर सीट में आई, चाबी ली और सीधा मेरी तरफ के गांव की ओर कार निकाल दी। जीपीएस के हिसाब से लगभग 4 घंटे का रास्ता था। रास्ते में मैंने उसे अपने गांव की बहुत सी बातें बताई। नदी में मेंढक पकड़ना, दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाना, और गांव के गेट पर वह पीला कुत्ता जो हमेशा मुझे काटने दौड़ता था। प्रेसिडेंट बड़ी क्यूरियोसिटी से सुनती रही, क्योंकि उसने कभी ऐसी लाइफ नहीं जी थी। बचपन से उसे कंपनी की उत्तराधिकारी बनाने के लिए पाला गया था। नो खेलकूद, नो चाइल्डहुड, बस पढ़ाई, शिष्टाचार और बिजनेस। हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा था। अब हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि दो अच्छे दोस्त जैसे हो गए थे। मेरी बातों में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और 4 घंटे फट से गुजर गए। आखिरकार हम मेरे गांव पहुंचे, जहां मैं बड़ा हुआ था। गांव में घुसते ही लोग कार को घेरने लगे। अरे क्या लग्जरी कार है, मैटी पेंट भी है। पिछले महीने मेरी बेटी बोल रही थी कि उसकी लेडी बॉस के पास भी ऐसा ही है। गांव में सालों बाद कोई आया था तो हम दोनों तुरंत अट्रैक्शन बन गए। किसी ने कहा, अरे ये तो लियो आंटी का बेटा नहीं है? हाँ हाँ, वही तो, कितने साल बाद आया है। इतने लोगों से घिरकर प्रेसिडेंट ने कार रोक दी और शीशा नीचे कर दिया। जाओ बेटा, अपने माँ बाप से मिल लो, वो तो बहुत खुश होंगे। पड़ोसियों के गर्मजोशी भरे स्वागत के बीच प्रेसिडेंट कार घर तक लेकर आई। दूर से ही आंगन से बिल्लियों के म्याऊं म्याऊं की आवाज आ रही थी। एक आदमी पीट करके खड़ा बिल्ली का खाना डाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गियों को दाना डाल रहा हो। पापा, मैं कार से उतरा और आवाज दी। पिता मुड़े, पहले तो शौक में जैसे फ्रीज हो गए, फिर बोले, अरे बेईमान, याद है कि एक बाप भी है। बच्चे बाहर आओ, तुम्हारा भाई आया है। पापा के सफेद हो चुके बाल और थोड़ा लड़खड़ाते कदम देखकर मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। शोर सुनकर माँ एप्रन बांधे बाहर आई। मुझे देखते ही वो खिल उठी और मुझे कसकर गले लगाया, लेकिन गलती से मेरी चोट को छू गई। माँ, धीरे धीरे, तुम्हारा बेटा इंजर्ड है। क्या? कैसे लगी ये? माँ ने मेरे प्लास्टर लगे हाथ को देखा और उनकी आंखें भर आईं। मैंने सिर खुजलाया और बोला, गिर गया था बस। प्रेसिडेंट ने शर्म से सिर नीचे कर लिया और चुप रही। माँ की नजर उसके चेहरे पर गई। एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हाय राम, कितनी सुंदर है। क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? मैं बोलने ही वाला था कि प्रेसिडेंट ने तुरंत बीच में काटा। नहीं, हम बस दोस्त हैं। लेकिन बड़ों ने कुछ सुना ही नहीं, सिर हिलाते हुए बोले, हाँ हाँ, समझ गए, आजकल के बच्चे। चलो बेटी, अंदर आओ। माँ बोली, अरे बूढ़े, मेहमान आए हैं, जाकर रात के खाने के लिए कुछ ले आओ। आज इसे थोड़ा पीने भी देना। ये सुनते ही मेरे पापा ऐसे चमक उठे जैसे नई बैटरी लगा दी हो। माँ बोली, डॉक्टर ने इन्हें लिवर की दिक्कत बताई है, इसलिए शराब मना है। लेकिन तुम इतने साल बाद आए हो तो आज थोड़ा पी सकते हैं। मुझे समझ आ गया कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे। तभी प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा नाम लीना अंशुए है, मैं चेन्से की दोस्त हूँ। सुना कि वो त्योहारों पर घर आने वाला है तो मैंने साथ आना तय किया। उम्मीद है मैं कोई दिक्कत नहीं बनूंगी। माँ बोली, अरे कैसी बात कर रही हो, हमें तो बहुत खुशी है कि तुम आई। ये लड़का इतने सालों में कभी कोई लड़की को घर नहीं लाया। तुम पहली हो, और दिल से चाहती हूँ कि आखिरी भी हो। मैं साइड में खड़ा पसीना पसीना हो गया। जितना समझाते उतना फंसता जा रहा था। थोड़ी देर बाद पापा सारा सामान लेकर आ गए और हम चारों खाने पर बैठ गए। माँ पूरा प्यार प्रेसिडेंट पर लुटा रही थी। उसे खाना परोसना, मेरी बचपन की बेवकूफ़ियाँ सुनाना, और मुझे बस बीच बीच में पूछ लेना, हाँ अच्छा है ना। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेसिडेंट उनकी असली बेटी हो। डिनर के बाद मैंने मदद करनी चाहिए, लेकिन माँ ने चोट देखकर रोक दिया और बोला, तुम दोनों गांव घुमाओ। गांव की गलियों में चलते हुए एक पीली परछाई मेरी तरफ कूदी। डी सांग, हटो। पहले जो मुझे काटता था आज मेरी ही टांग चाट रहा था। मैंने किसी तरह उसे पकड़ा और हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। बचपन में तुआन गांव का सबसे एनर्जेटिक कुत्ता था, लेकिन अब उम्र की वजह से उसके मूंछ और भौहें भी सफ़ेद पड़ गई थी। मैंने जेब से आधी सॉसेज निकाली थी उसे देने के लिए, लेकिन जैसे ही नीचे देखा, TX गायब। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लीना ऑक्स्यू के पास पहुंच चुका था और उसकी तरफ पूंछ हिलाते हुए दौड़ रहा था। कितना बड़ा धोखेबाज। मैं खाना लेकर घूम रहा हूँ और ये मौके पर आते ही किसी भी सुंदर लड़की के पीछे भाग जाता है। सुपरफिशियल डॉग। ये सोचकर भी मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया,
क्योंकि लीना औंक सुए और डैक्सवन को देखकर अच्छा लग रहा था। शुरुआत में वह उससे डर रही थी, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। वह नीचे बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरा। डैक्सवन की पूंछ और तेजी से हिलने लगी। उसे तुम पसंद आ गई हो। मुझे शहर के देवता के मंदिर ले चलो। बचना मुश्किल था। जब गांव में भीड़ रहती थी, मंदिर में हमेशा धूप जलती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे युवा शहर काम ढूंढने जाने लगे, मंदिर धीरे धीरे भुला दिया गया। अच्छा हुआ कि जब मेरे पिता गांव के लीडर बने, उन्होंने मंदिर की मरम्मत करवाई और उसकी पुरानी शाइन वापस ला दी। लीनोक्स ने मंदिर के चारों तरफ घूम कर देखा, फिर फोन निकाला और उस तस्वीर को जूम करके देखा जिसे उसने पहले सेव किया था। मंदिर बहुत बदल चुका था, लेकिन कुछ डिटेल्स अब भी बिल्कुल वही थी। वह हर हिस्से को कंपेयर करती रही और जल्दी ही कंफर्म कर लिया कि यही वही जगह है। काफी देर देखने के बाद वह मेरी तरफ मुड़ी। मेरी एक फोटो लोगे? मैंने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। उसका फोन लिया, फ्रेम सेट किया और फोटो ले दी। उसने तुरंत फोटो रिसीव की और सेंड भी कर दी। मैं पहुंच गई हूँ, यही जगह है, अगर तुम मुझसे मिलने आ सको। शाम की हवा में उसका बाल उड़ रहा था। उसके चेहरे पर जो अकेलापन था, उसे देखकर दिल किया कि आगे बढ़कर उसे गले लगा लूं, उसे जोर से बोलकर कह दूं, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन आखिर तक वह स्टेप नहीं उठा पाया। असल में गांव पहुंचते ही मुझे पता था कि मेरी बनाई हुई झूठी कहानी अब गिरने वाली है। लिनॉक्स इतनी स्मार्ट थी कि शायद समझ भी चुकी होगी कि उसका ऑनलाइन पार्टनर नेटवर्क में फंसा नहीं था, बल्कि रिप्लाई करना चाहता ही नहीं था। चैन से, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे छिप रहा हो और सामना न करे, तो तुम क्या सोचोगे? लिनॉक्स ने फोन रखकर उदास चेहरे से मुझे देखा। अगर उसने पैसे नहीं लेने हो, तो शायद उसके अपने कारण हो। मेरी बात ने उसे ज्यादा संतोष नहीं दिया। वह मुड़ी और मंदिर के अंदर चली गई। वहां ऑल्टर पर नई धूप रखी थी। उसने एक पैकेट उठाया, उसे जलाया और इंसेंस होल्डर में रख दिया। आंखें बंद की और पूरे दिल से दुआ मांगने लगी कि वो मेरे सामने आ जाए, बस एक बार, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। लीना अक्सुए काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से आंखें खोली और सीधे मेरी आंखों से टकराई। असल में हमारे गांव का मंदिर इतना भी बुरा नहीं है। मैं हंस दिया। लीना ओक्सू ने हल्की सांस ली और मेरे पास आई। इस बार उसने खुद आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। चलो वापस। उसे इतना उदास देखकर मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसके साथ चल दिया। जब हम घर पहुंचे और आंगन में कदम रखने ही वाले थे, तभी अंदर से मेरे माता पिता की आवाजें आईं। तुम्हें लगता है ये लड़की हमारे लड़के की गर्लफ्रेंड है? क्या बात कर रहे हो? ऐसी लड़की तो साफ दिखती है कि बड़े घर की है। जो सामान लेकर आई है, मैं तो आधा पहचान भी नहीं पाया। सब अंग्रेजी में है। लीना ओक्सू ने बिना अंदर जाए मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों दरवाजे के पीछे खड़े सुनते रहे। लेकिन अगर सच में दोनों साथ हों तो हमारे घर की किस्मत तो खुल जाएगी। बस ये दुआ है कि लड़की ये ना बोले कि लड़के को उसका सरनेम लेना पड़े। मेरा तो दिल किया जमीन फट जाए। लेकिन लीना ओक्सू का चेहरा एकदम काम, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और हाँ, जिस तरह वो लड़की हमारे बेटे को देख रही है, मुझे तो साफ दिख रहा है लड़के को वो पसंद करती है। मैंने फौरन घबराकर लीना ओंक्सू की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शून्य रिएक्शन था। मैंने 2-3 बार खांसकर माँ पापा की बात काट दी। हमें देखते ही वो खुश होकर उठे और फल ले आए। तभी लीना ओक्सू ने कहा, वैसे आज जेंस मुझे शहर के देवता के मंदिर ले गया था। सुना है आपने ही उसकी मरम्मत करवाई? पापा मुस्कुराए। गांव वालों ने मुझे चुना था, तो सोचा उनके लिए कुछ कर दूं। और वैसे भी इसे पूरा हुए आधा साल हो गया। लीना ओक्सुए शांत रही और वहीं सब सच सामने आ चुका था। मंदिर की जो टूटी हुई फोटो मैंने उसे भेजी थी, उसको भेजे 3 दिन ही हुए थे, लेकिन मंदिर को बने 6 महीने हो चुके थे। टाइमलाइन सीधी पकड़ में आ जाती, पर अच्छा हुआ वो आगे नहीं पूछी। उस रात माँ पापा ने हमारे लिए अलग कमरे नहीं छोड़े और उसी रात इस कहानी का नया चैप्टर शुरू हुआ।